दोस्तों वाराणसी स्टेशन पर एक लड़का अपने सूटकेस को लेकर के नीचे उतरता है। दोस्तों देखने में तो ये लड़का काफ़ी ज़्यादा हृष्ट-पुष्ट और बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है। दोस्तों उसकी सुंदरता उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी, मानो ये सदियों से किसी एसी रूम में ही काम कर रहा होता है। दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा ही हृष्ट-पुष्ट और अपने सूटकेस के साथ जब नीचे उतरता है, तो स्टेशन पे खड़े कुछ चोर बदमाश उसको अपनी गिरफ्त में ले लेते हैं। दोस्तों वो आपस में बातें करते हैं कि इस लड़के के पास तो बहुत सारा माल पानी होगा, क्योंकि ये अच्छा खासा परदेसी लग रहा है। दोस्तों वो उसको पैसे चुराने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। दोस्तों वो लड़का नहीं समझ पाता है कि उसके पीछे कुछ चोर बदमाश टाइप के लोग उसके पैसे को चुराने के लिए उसके पीछे पड़ गए हैं। दोस्तों वो कुछ दूर निकल कर के चला आता है, हालाँकि रात के लगभग साढ़े 9 बज रहे थे और उसे पता था कि साढ़े 9 बज रहे हैं और मैं अपने घर कैसे जाऊँगा। दोस्तों तभी पीछे मुड़ करके देखता है तो वो चोर बदमाश आपस में कुछ बातें कर रहे थे और उस लड़के को शक हो जाता है कि हो ना हो अभी यहाँ इस रास्ते पर तो कोई नहीं है, ये ज़रूर मेरे ही बारे में बात कर रहे हैं और मेरे ही पैसे को चुराने की फिराक में हैं। दोस्तों वो लड़का काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और अपने सूटकेस को छिपाता लेकर के भागता चला आ रहा होता है। दोस्तों तभी उसे याद आ जाता है कि मेरी शादी तो स्टेशन के पास वाले गाँव से ही तय हुई है, तो मैं स्टेशन मैं क्यों ना अपने शादी वाले घर में चला जाऊँ। भले ही मेरी शादी नहीं हुई है, रिश्ता तो हो ही गया है, बस 10 दिन के बाद शादी होनी है। दोस्तों वो अपने सूटकेस को लेकर के अपने ससुराल होने वाले ससुराल में चला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिव भगवान, स्वागत करता हूँ एक और नई कहानी में। दोस्तों आज की कहानी आपको अंदर से झकझोर करके रख देगी। कैसे एक लड़का अपने सूटकेस को लेकर के अपने ससुराल चला जाता है। दरअसल दोस्तों उस लड़के के पीछे चोर लग जाते हैं। अगर कहानी आपको ज़रा भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला और मेरा काफ़िला बढ़ाते रहिए, जिससे मैं आप तक अच्छा सा अच्छा वीडियो लेकर के आता रहूँ। दोस्तों ये बात है आज से लगभग 10 साल पहले की। दोस्तों 10 साल पहले की बात है, रणवीर नाम का एक लड़का होता है जिसकी शादी सुमन नाम की लड़की से तय हो जाता है। दोस्तों रणवीर हालाँकि वो मुंबई रहता था और मुंबई रह कर के अच्छा खासा पैसा कमा रहा था और सुमन भी कुछ पढ़ी-लिखी थी और गाँव में रह कर के घर का काम किया करती थी। दोस्तों सुमन के माता-पिता बेहद ही गरीब थे और उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो सुमन को अच्छी पढ़ाई दिलवा सके। दोस्तों रणवीर एक बढ़िया कंपनी में एसी रूम के अंदर काम करता था और अच्छा खासा पैसा कमा लिया करता था। दोस्तों महीने की उसकी जो पेमेंट थी वो लगभग 25 से 30 हज़ार रुपए होती है और जब उसकी शादी सुमन नाम के लड़की से तय हो जाता है, तो रणवीर के जो पिता थे, रणवीर के जो पापा थे, वो रणवीर से कहते हैं कि बेटा अब तुम्हारी शादी तय हो गई है, तो क्यों ना तुम बाहर चले जाओ और अपनी नौकरी को करो ताकि कुछ पैसे अधिक हो सकें और शादी में वो सारे पैसे काम आएँगे। दोस्तों रणवीर पैसे कमाने के लिए तुरंत मुंबई निकल जाता है और 8 महीने के बाद वो मुंबई से पैसे कमा करके अपने घर अपनी शादी के 10 दिन बचे थे लेकर के लौटता है। दोस्तों रास्ते में ट्रेन लेट हो जाती है और रणबीर की जो ट्रेन थी शाम को 5 बजे पहुँचाना था उसे वाराणसी स्टेशन पर, वो वहाँ पर पहुँचती है रात के साढ़े 9 बजे। दोस्तों ट्रेन लेट होने की वजह से रणबीर के लिए दिक्कत हो जाती है और रणबीर सोचता है कि रात के साढ़े 9 बजे हैं, हालाँकि उसको उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं लगती है, वो सोचता है कि स्टेशन के बाहर मैं किसी भी साधन को कर लूँगा और अपने घर चला जाऊँगा। दोस्तों वह स्टेशन से बाहर निकलता है, तो वहाँ पे ना तो कोई गाड़ी होती है और ना ही कोई
वहाँ पर उसको दिखाई देता है। दोस्तों तभी जब पीछे मुड़ करके देखता है, तो उसके पीछे 2 चोर और उचक्के टाइप के लोग लग जाते हैं। दोस्तों उनका मानना था कि रणबीर बाहर से कमा करके लौटा है और अच्छा खासा सूटकेस भी लिया हुआ है, तो इसके पास ढेर सारा माल पानी होगा। दोस्तों वो पैसों के लिए उसके पीछे लग जाते हैं, बस मौके की तलाश में थे कि कैसे कोई सुनसान एरिया मिले तो मैं इसके सूटकेस को छीन लूं। दोस्तों रणबीर को ये पता हो जाता है कि उसके पीछे चोर टाइप के लोग लग गए हैं, तो उसे याद आ जाता है कि यहीं पास में ही मेरी होने वाली ससुराल है, जहां 10 दिन के बाद मैं बारात लेकर के आने वाला हूँ। क्यों ना मैं वहीं चला जाऊं, रात भर मैं वहीं रहूं और सुबह फिर अपने घर चला जाऊंगा। दोस्तों बस इसी सोच और उन चोर उचक्कों से बचने के लिए वह स्टेशन के पास में अपनी होने वाली ससुराल चला जाता है। दोस्तों वहां पे देख करके सारे लोग खुश हो जाते हैं। उसकी सास और उसके ससुर सारे लोग पूछते हैं कि बेटा कैसे इतनी रात गए तुम यहाँ आ गए हो। दोस्तों वो सारी बात बताता है कि कैसे उसकी ट्रेन लेट हो गई और लेट होने की वजह से उसको चोर उचक्के टाइप के लोग उसके पीछे लग गए थे और वह उन्हीं से बचने के लिए आपके यहाँ आ गया है। दोस्तों सारे लोग कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो अपना ही घर समझो और आराम से रहो, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों उसे नाश्ते पानी के लिए घर के अंदर बैठा दिया जाता है और उसके सास-ससुर बाहर ही रहते हैं। दोस्तों वह अपनी सासू को अपना सूटकेस थमाते हुए कहता है कि ये लीजिए सासू माँ, इसमें 1.5 लाख रुपए हैं, जो कि मैं कैश लेकर आया हूँ अपनी शादी में खर्च करने के लिए। इसे आराम से सँभाल करके रख दो, सुबह मैं इसे लेकर के अपने घर चला जाऊँगा। दोस्तों वो पैसे को लेती है और ले जा करके अपने कमरे के अंदर ताले के अंदर रख देती है। दोस्तों फिर बाहर आ सुमन के पापा से बताने लगती है कि 1.5 लाख रुपए तो मैंने पहली बार देखे हैं। दोस्तों वो भी कहता है कि क्या बात हुआ, ये तो अपने ही दामाद हैं, अगर पैसे कमा करके आए हैं तो अपनी ही शादी में खर्च करने के लिए। दोस्तों तभी थोड़ी ही देर के बाद वो चोर उचक्के टाइप के लोग उसको देखते हुए, पूछते हुए जहाँ पे रणवीर आया था, उसके घर आ जाते हैं। उसके सास-ससुर बाहर होते हैं, वह उनसे पूछने लगते हैं कि एक परदेसी अभी इधर से ही गया है, क्या आप लोगों को पता है कि वो कहाँ गया? वो पूछने लगते हैं कि क्यों? तो वो बताने लगता है कि उसके पास ढेर सारा माल-पानी है। अगर आप मुझे बता देते हो कि वो कहाँ है, तो वो आधा पैसा मैं आपको भी दे दूँगा। दोस्तों उसकी सास-ससुर पैसे को देख कर के लालच में आ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इतना ज़्यादा पैसा अगर हम लोगों को मिल गया, हम लोग तो माला-माल हो जाएँगे और क्यों ना चलो इस पैसे को ले लेते हैं और इसको मार देते हैं। हालाँकि इतना ज़्यादा पैसा जब हम लोगों के पास हो ही जाएगा, तो अपनी बेटी की शादी हम कहीं और कर देंगे। दोस्तों पैसे की लालच में आकर वो उस चोर को बता देते हैं कि हाँ, वो लड़का मेरे ही घर में है। तुम ऐसा करो अभी चले जाओ और आधी रात को मेरे घर पे आना, मैं उसे एक सुनसान अपने मशीन के घर पर लिटा दूँगा। वहाँ पर चल कर के हम लोग इसको मार देंगे और सारा पैसा आपस में बाँट लेंगे। दोस्तों वो चोर उचक्के टाइप के लोग बड़े ही खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों फिर क्या रणवीर को वो लोग खाना-पीना खिलाते हैं और खाना-पीना खिलाने के बाद पास में ही बने मशीन वाले घर में ले जा कर के एक चारपाई पर उसके बिस्तर को लगा देते हैं और कहते हैं कि बेटा आराम से सोना, यहाँ पे हवा भी लगेगी और यहाँ पे शांति भी रहेगी। दोस्तों रणबीर वहीं पर लेट जाता है, लेकिन इधर जब ये लोग बातें कर रहे थे, तो रणबीर की होने वाली पत्नी जिसका नाम सुमन होता है, वो इन सारी बातों को सुन जाती है। दोस्तों जब वो सारी बातों को सुनती है, तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दोस्तों उसको यकीन ही नहीं होता कि पैसों की लालच में उसके माता-पिता इतने ज़्यादा गिर जाएँगे कि उसके होने वाले पति को ही अपना शिकार बना रहे हैं। दोस्तों वह ठान लेती है
कि मैं अपने होने वाले पति को तो मरने नहीं दूँगी। दोस्तों वह तुरंत जैसे ही रणबीर को वो लोग लेटा करके घर पे आते हैं और प्लानिंग करने लगते हैं कि अब उस चोर को बुला लिया जाए, उस बदमाश को बुला लिया जाए और चल करके इसका कत्ल कर दिया जाए। दोस्तों वो सारे लोग बैठ कर के बातें ही कर रहे थे और यही बात कर रहे थे कि बस आधे घंटे के बाद चलते हैं ताकि वो सो जाए और सोते समय वो चिल्ला भी नहीं पाएगा और उठ कर के भाग भी नहीं पाएगा। दोस्तों वो सोने का इंतज़ार करने लगते हैं, वो चोर, उचक्के टाइप के लोग और सुमन के माता-पिता। दोस्तों तभी सुमन अपने घर से चुपके से अपने दुपट्टे को अपने सर पे रखती है और अपने चेहरे को ढाँक करके उनसे बच करके चोरी चुपके मशीन वाले कमरे पर चली जाती है। दोस्तों वहाँ पहुँचने के बाद देखती है तो रणवीर चैन से लेटा हुआ था और किसी से फ़ोन में बात कर रहा था। दोस्तों वह पहुँचती है और उसके पैर को हल्का-सा हिला देती है। दोस्तों रणबीर को लगता है कि ज़रूर कोई जानवर होगा, इसलिए वह चौंक करके अपने बिस्तर पर बैठ जाता है। लेकिन जैसे ही बैठता है, तो सुमन को चाँदनी रात की हल्की-हल्की रोशनी में देख कर के पहचान जाता है और पूछने लगता है कि सुमन तुम यहाँ और इतनी रात को क्यों आई हो? तुम्हें तो अपने घर पे रहना चाहिए। दोस्तों सुमन सारी बात बता देती है कि कैसे उसी के माता-पिता आपकी ज़िंदगी के काल बने हुए हैं। वो उन पैसे को लेकर के लालच में आ गए हैं और उन चोर उचक्के को बुला करके आपके पास आने वाले हैं और जैसे ही आप सो जाते हो, आपको मारकर वो सारा पैसा आपस में बाँटना चाहते हैं। दोस्तों रणबीर ये सुनता है तो वो चौंक जाता है और कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए? दोस्तों सुमन कहती है आपको कुछ नहीं करना है, अब जो भी करूँगी मैं करूँगी। दोस्तों वह सुमन के हाथ को पकड़ती है और पास वाले एक बड़े से ईख के खेत में ले जाकर के बैठ जाती है। दोस्तों सुमन और रणबीर उसी ईख के खेत में बैठ जाते हैं और कहने लगते हैं कि जब तक सुबह नहीं होगी, हम लोग यहाँ से बिल्कुल भी नहीं हिलेंगे। दोस्तों वो लोग उसी ईख के खेत में बैठे रहते हैं और सुबह होने का इंतज़ार करने लगते हैं। दोस्तों तभी सुमन का एक भाई था, जो कि रणबीर की ही हम उम्र का था और उसकी भी जो शादी थी बस होने ही वाली थी। तो दोस्तों वो गया था एक जगह पर जहाँ पे बारात आई थी और वहाँ पे हो रहा था ऑर्केस्ट्रा और वो ऑर्केस्ट्रा को देख कर के लौटता है। उसे ऑर्केस्ट्रा अच्छा नहीं लगता है और वो सोचता है कि उतनी दूर घर कैसे जाऊँ और घर पे आज एक मेहमान भी आए हैं, तो बिस्तरा भी नहीं खाली होगा। ऐसा करता हूँ, यहीं मशीन वाले ही कमरे पर सो जाता हूँ। दोस्तों वह तुरंत अपने मशीन वाले कमरे पर जाता है और वहीं बिस्तर देख कर के आराम से लेट जाता है। दोस्तों आधे घंटे के बाद वो उसके माता-पिता और वो चोर-उचक्के टाइप के लोग वहाँ पर आ जाते हैं उसे मारने के लिए। दोस्तों उन्हें क्या पता कि यहाँ पे रणवीर नहीं बल्कि उन्हीं का बेटा शिवराम लेटा हुआ है। दोस्तों शिवराम वहाँ पे उस बिस्तर पर लेटते ही उसको नींद आ जाती है क्योंकि रात काफ़ी हो गई थी और वो नींद के लिए ही ऑर्केस्ट्रा छोड़ कर के आया था। दोस्तों उसको नींद आ जाती है, वो अपने बिस्तर को आराम से ओढ़ करके सो जाता है। दोस्तों उसके माता-पिता आते हैं और उसे रणवीर समझ करके उसके गर्दन पर चाकू से धारदार चाकू से वार करते हैं और उसके गर्दन के 2 टुकड़े कर देते हैं। दोस्तों जैसे ही उसके गर्दन के 2 टुकड़े होते हैं, तो वह चेहरा देखने के लिए उसके सर को, उसके चेहरे को उस कपड़े और चादर से खोल देते हैं। दोस्तों जैसे ही उसके चेहरे को खोलते हैं, वहाँ पे खड़े उसकी माता-पिता दोनों पछाड़ खा करके ज़मीन पर गिर जाते हैं। दोस्तों क्योंकि वो लड़का रणवीर नहीं, बल्कि उसी का बेटा शिवराम होता है। दोस्तों वो दोनों दहाड़े मार-मार करके रोने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं। दोस्तों इतना देखने के बाद वो चोर-उचक्के टाइप के लोग उनसे पूछने लगते हैं कि तुम लोग रो क्यों रहे हो? तो वो सारी घटना बता देते हैं कि यहाँ पे रणवीर नहीं बल्कि मेरा बेटा मर गया है।
दोस्तों वो लोग भी डर के वहाँ से भाग जाते हैं और वो दोनों अपने बेटे को लेकर के रोने बिलखने लगते हैं। दोस्तों पूरा गाँव एकत्रित हो जाता है और इस घटना को देख कर के सब ने अपने दाँतों तले अंगुलियाँ दबा ली। दोस्तों सुबह इंतज़ार कर रही थी सुमन कि कितनी जल्दी हो जाए और मैं रणवीर को लेकर के बाहर आ जाऊँ। दोस्तों सुबह होती है, पुलिस वाले भी आते हैं, पंचनामा होने लगता है, फिर सुमन अपने ईख के खेत से बाहर आती है, रणवीर को साथ में लेकर के। दोस्तों सारी घटना पुलिस वालों के सामने खोल करके रख देती है कि कैसे उसी के माता-पिता, उसके होने वाले पति रणवीर को मारना चाह रहे थे, लेकिन गलती से यहाँ पे उसका भाई आ गया। सुमन कहने लगती है कि मुझे पता होता कि यहाँ पे मेरा भाई आकर के लेट गया है, तो मैं उसे भी बचा लेती। लेकिन मुझे नहीं पता था और मेरे भाई का कत्ल हो गया। दोस्तों जब सारी घटना पुलिस वाले सुनते हैं, तो सुमन और रणवीर दोनों की तारीफ़ करते हैं और सुमन की तारीफ़ ज़्यादा करते हैं और कहते हैं कि वाह! एक ऐसी बेटी भी जो अपने होने वाले पति के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपने पति को बचा ली। दोस्तों रणवीर भी कहता है कि अब तुम्हारे मम्मी-पापा तो जेल जाएँगे। दोस्तों वो पुलिस वालों के हत्थे चढ़ जाते हैं और हथकड़ियाँ लग जाती हैं और उसके माता-पिता नैनी जेल चले जाते हैं। दोस्तों इधर सुमन अकेले हो जाती है क्योंकि उसके भाई का भी कत्ल हो चुका था। दोस्तों रणवीर तुरंत उन्हीं सारे गाँव वालों के बीच में सुमन की माँग को भर देता है और उसके हाथ को थाम लेता है और कहता है कि जैसे तुमने मेरी ज़िंदगी बचाई है, तो तुम्हारी ज़िंदगी को सजाने का सारा श्रेय मेरे ऊपर जाता है। दोस्तों वह सुमन के माँग को भरता है और उसके हाथों को पकड़ कर के अपने घर लेकर के चला जाता है। दोस्तों घर पर भी सारी बात बताने के बाद सारे लोग सुमन को बहुत तारीफ़ करते हैं और सुमन को अपने सर आँखों पर रख लेते हैं। दोस्तों सुमन भी बहुत अच्छी लड़की थी और अच्छा काम-धंधा करती थी और अपने सास-ससुर का भी अच्छे से ख़्याल रखती थी। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ज़रा भी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई कहानी के साथ और किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।